सोचिए जरा, एक तरफ कोर्टरूम्स के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्लीज फाइल हो रही है, इवन रिलेटेड टू द राहुल गांधीज वोट चोरी एलिगेशंस। बीच में है ₹1 लाख का फाइन भी, और दूसरी तरफ वहीं ईसीआई एकदम तैयार है पॉलिटिकल पार्टीज को एक बड़ी शेकअप देने के लिए। अब ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा लगने लगा है, और इस बार स्पॉटलाइट है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पर, जो अब अपने नए कदम से सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन और उनके फ्यूचर को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। पहले समझते हैं कि अभी हो क्या रहा है। रिसेंटली एक क्रूशियल बैठक बुलाई गई दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके साथ ही इलेक्शन कमिश्नर्स इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। मीटिंग में शामिल हुए सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, और एजेंडा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस यानी कि SIR का नेशन वाइड रोल आउट। SIR का मेन मकसद सिंपल है, डुप्लीकेट वोट्स हटाना, डिसीज्ड वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकालना और नए एलिजिबल वोटर्स को टाइम पर इंक्लूड करना। मतलब कि एक तरह का वोटर लिस्ट का डीप क्लीनिंग एक्सरसाइज। ECI कहता है कि इस प्रोसेस से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, वोटर डेटाबेस की एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और इलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी। पर ट्विस्ट ये है कि बिहार में जब ये SIR पायलट किया गया था तो वहाँ से पॉलिटिकल स्टॉर्म उठ गया। अपोजिशन पार्टीज RJD, कांग्रेस, CPI, TMC और SP सब ने ECI पर आरोप लगाए कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बायस्ड एक्सरसाइज है जो पॉलिटिकल फायदे के लिए किए जा रहे हैं। बिहार जो अभी इलेक्शन मोड में है, वहाँ ये कंट्रोवर्सी और भी गर्म हो गई। इवन कितने दिनों से इस केस की हियरिंग चल रही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची के सामने, जिन्होंने अब तक ECI को काफी डायरेक्शंस दिए हैं ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए। और लेटेस्ट बड़ा ऑर्डर दिया था कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड भी ऐड हो, जो कि ECI ने एक्सक्लूड किया हुआ है स्टार्टिंग से। और अब जब वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी जैसे स्टेट्स में अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ECI क्लियरली चाह रहा है कि रिवीजन प्रोसेस नेशन वाइड एक जैसा हो, ताकि कोई भी पार्टी पार्शियलिटी का एक्सक्यूज ना बना सके। मतलब एक तरह से ECI अपने ऊपर लगने वाले एक्यूजेशंस का जवाब देना चाहता है, काम के जरिए, कंसिस्टेंसी के जरिए। लेकिन अभी सीन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स में भी ECI को लेकर पिटिशंस फाइल हो रही है। मद्रास हाईकोर्ट में एक PIL आई जो 2024 लोकसभा इलेक्शंस में अलेज्ड वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन को लेकर फाइल की गई थी, और इस PIL में इलेक्शन कमीशन से क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक PPT के थ्रू और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एलिगेशंस रेज किए थे। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ये पिटिशन कम्प्लीटली मिसकंसीव्ड है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था, सिर्फ एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस पे बेस्ड थे। बेंच ने क्लियर भी कर दिया कि द पिटिशन इज वेग एंड लैक्स नेसेसरी डिटेल। अब कोर्ट ने पिटिशनर पर ₹1 लाख का कॉस्ट भी इम्पोज किया और बोला कि ये अमाउंट तमिलनाडु स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पे करना होगा। केस तो खत्म हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से इन इश्यूज को इंडिपेंडेंटली एड्रेस कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड जस्टिस तुषार राव गिदेले इलेक्शन फाइनेंसेस के लूप होल्स, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग इलेक्शंस, वोटर अवेयरनेस की कमी और हाई पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर जैसे मुद्दों पर डायरेक्शन मांगते हुए एक PIL की सुनवाई कर रहे थे। अब पिटिशन फाइल की थी आकाश गोयल ने, जो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 में वाजिरपुर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऑब्जर्व किया कि इनमें से ज्यादातर इश्यूज पहले भी कोर्ट्स कंसिडर कर चुके हैं, और कुछ तो सिर्फ पॉलिसी और गवर्नेंस के इश्यूज से है जो जुडिशरी का काम नहीं है। जिसके बाद ही बेंच ने क्लियर कर दिया कि पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट स्टेप इन नहीं करेगी। पिटिशनर में मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, मतलब जुडिशियल स्टैंड वही पुराना है, पॉलिसी बनाना जुडिशरी का काम नहीं है, वो जिम्मेदारी ECI और गवर्नमेंट की है। अब इस तरह एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज ECI पर उंगली उठा रही है, दूसरी तरफ जुडिशरी भी कह रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उनका डोमेन नहीं है, और बीच में ECI है जो अपना सिस्टम क्लीन अप करने में लगी हुई है। अब आइए व्यूअर्स बड़े कदम की तरफ भी एक नजर डालते हैं। ECI ने ट्यूसडे को डिसाइड किया कि पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में स्क्रूटनी और टाइटन की जाएगी। अब जो नए एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रजिस्टर होना चाहते हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। कम से कम 20 फाउंडिंग मेंबर्स के एफिडेविट्स रैंडमली सेलेक्ट करके वेरीफाई किए जाएंगे, और ये वेरिफिकेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के CEOs और DEOs करेंगे। ये कदम भी एक बड़ी सोच का हिस्सा है, क्योंकि ECI पहले ही एक मेजर क्लीन अप ड्राइव चला रही है अगेंस्ट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। पिछले साल के अंदर कमीशन ने 100 ऑफ RUPPs को डिलिस्ट किया जो नॉन फंक्शनल या नॉन एग्जिस्टेंट थे। पहले राउंड में 334 हटाए गए और फिर दूसरे राउंड में 476 और पार्टीज को स्क्रूटनी के लिए भेजा गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ड्यूबियस या फेक
एप्लीकेंट्स है जो सिर्फ पेपर पर पार्टी रजिस्टर करके खड़े हो जाते हैं, उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। ये डायरेक्टली पॉलिटिकल फंडिंग, ब्लैक मनी एंड मिसयूज के इशू से लिंक्ड है और ये वही चीज है जहां पार्टीज को एक शॉक थेरेपी मिल रही है क्योंकि इजी रजिस्ट्रेशन का गेट बंद हो रहा है। इस बैकड्रॉप में एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई। नाम तमिलार काची पार्टी के डेलीगेशंस ने ईसीआई से मीटिंग की और अपनी कंसर्न्स और सजेशंस भी रखे। अब ये दिखाता है कि कमीशन एक तरफ टफ क्लीन अप और स्क्रूटनी कर रही है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग भी मेंटेन कर रही है। निर्वाचन सदन में सीईसी ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह सद्धू एंड विवेक जोशी ने डेलीगेशन को रिसीव भी किया था और वैसे भी डेटा कहता है कि पिछले 6 महीने में ईसीआई ने 4700 प्लस ऑल पार्टी मीटिंग्स कंडक्ट की। मतलब डायलॉग और क्रैकडाउन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये भी है कि ईसीआई एकदम दो फ्रंट पर लड़ रही है। एक तरफ कोर्ट्स में चैलेंज हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट बनाने की फुल ऑन कोशिश भी हो रही है। बिहार के एक्सपीरियंस से सीखे गए लेसन्स को नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करना चाहती है ईसीआई। साथ ही फेक या डोरमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को एलिमिनेट करना और नए एप्लीकेंट्स को स्क्रूटनी के फिल्टर से पास करना चाहती है। अब यहाँ पर एक लार्जर पिक्चर भी समझना जरूरी है। इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूस डिमांड रहे हैं। वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी पे हमेशा सवाल उठते हैं। बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, डिसीज्ड वोटर्स के नाम पे वोट्स कास्ट होने जैसी कहानियां नई नहीं है। पॉलिटिकल फंडिंग की ओपेसिटी तो सबसे बड़ा इशू है और यहीं पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ईसीआई एक न्यूट्रल एंड पावरफुल वॉचडॉग के रूप में सामने रहे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का पर्सपेक्टिव कुछ और है। उन्हें लगता है कि जब भी ईसीआई वोटर लिस्ट को रिवाइज करना या रजिस्ट्रेशन पे टफ स्क्रूटनी लगाती है तो उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा होता है। बिहार की कंट्रोवर्सीज का एग्जाम्पल है जब अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के वोट्स टारगेटेड तरीके से डिलीट किए गए। तो क्वेश्चन ये है कि ईसीआई के स्टेप्स को हम क्लीन अप कहें या क्रैकडाउन, ट्रांसपेरेंसी कहे या बायस, यही वो ग्रे एरिया है जहां से पॉलिटिकल नैरेटिव शेप होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो ईसीआई अब एक बड़ी बैलेंसिंग एक्ट खेल रही है। कोर्ट्स के सामने खुद को जस्टिफाई करना, पार्टीज के साथ डायलॉग मेंटेन करना और साथ ही अपने अंदर के सिस्टम को क्लेंस करना, यह सब एक साथ चल रहा है और अपकमिंग इलेक्शंस के लिए ये ग्राउंड वर्क क्रिटिकल होगा। तो सोच के देखिए, अगर वोटर लिस्ट एक्यूरेट हो जाती है, फेक पार्टीज एलिमिनेट हो जाती है और नए एप्लीकेंट्स की थरो स्क्रूटनी होती है तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा। लेकिन अगर मार्जिनलाइज्ड वोटर्स की एलिगेशन सच निकलती है या पार्टीज को लगता है कि ईसीआई सिलेक्टिव है तो वही स्टेप एक कंट्रोवर्सी में बदल जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।